हेलो गाइस। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ठीक होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और शानदार ज़बरदस्त वाली पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जैव प्रक्रम रिवाइज करने वाले हैं और उसमें भी सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे पोषण। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान चैप्टर है, पर तब आसान है जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। बायोलॉजी भैया समझने का होता है, रटने का कम होता है। पर कई लोग बायो रटने लगते हैं, इस चक्कर में उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ रहता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहुत स्लो स्लो चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आपको सब्र और तहम्मुल के साथ पूरी वीडियो एक फ्लो में देखना है। मोर देन 90% चीज़ें जो है आपको यहीं पर याद हो जाने वाली है। ओके, ये वाला मोबाइल आप देख रहे होंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब पढ़ाते समय जिस डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आसानी से समझ में आए। चलिए, तो ये हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैव प्रक्रम एक्चुअली में चैप्टर का नाम है क्या, इसको देख लेते हैं। सवाल आता है क्या, यहाँ सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि भैया जैव प्रक्रम क्या है, और ये सवाल 2 नंबर का आएगा। ओके, तो आपको ऐसे ही लिख करके आना है, बिल्कुल आसान भाषा में। क्या होता है जैव प्रक्रम? लिखा हुआ है जीवों में, जीव मतलब जिसमें जान है, होने वाले वो सारे काम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। अनुरक्षण को इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं, जो समझना ज़्यादा आसान है। जैव प्रक्रम कहलाता है, कॉमा दे करके आपको लिखना है जैव प्रक्रम कहलाता है, या इन्हीं कामों को जैव प्रक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, लिखा हुआ है पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सारे के सारे क्या है, जैव प्रक्रम है। और ये सारे के आपके एक एक चैप्टर भी हैं, सारा चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी सिंपल हो गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन इस तरह रहता है कि बताइए निम्नलिखित में से जैव प्रक्रम का उदाहरण कौन सा है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो आप करके आओगे इनमें से सभी, टिक। क्लियर हुआ ये वाला बात? ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो, हो ही गई होगी, बिल्कुल आसान है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से पोषण। जो चैप्टर हमारा है पहला, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या है पोषण? सवाल है कि भैया पोषण है क्या। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं जो अभी आपको कुछ यहाँ पर जी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर बोलने में एनर्जी लग रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है कि नहीं, बताओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाथ चलाऊंगा, मसल सेल जो है वो एक्टिव होगी यहाँ पर, तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। आप जो पढ़ रहे हो इतना मेहनत से, आपके ब्रेन सेल जो न्यूरॉन है, क्या वो ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना भाई। ये ऊर्जा की पूर्ति होगी कहाँ से, कहाँ से लाएं ऊर्जा हम? तो ये ऊर्जा हम लोग लेते हैं अपने खाने पीने से। और जो खाना पीना खाते हैं भैया, उसमें हम लोग जो ग्रहण करते हैं, यानी जो खाते हैं, वो होता है पोषक तत्व, यानी ऐसा तत्व जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारी बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, जिसको हमने ऊपर नाम भी दिया हुआ है, अनुरक्षण करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और इसी से हम लोग ऊर्जा भी निकालेंगे, जो अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ होगी। आई समझ? तो इसी प्रक्रिया का नाम, जो भोजन ग्रहण करते हैं ताकि उसका हम लोग ऊर्जा को निकालने में, ऊर्जा को बनाने में यूज कर पाएँ, इसी प्रक्रिया का नाम होता है पोषण। तो पोषण एक प्रक्रिया है, कोई चीज़ का नाम नहीं है। जैसे एक कलम है, मोबाइल सॉरी पेन है, तो ये पेन एक सामान है, थिंग्स है, ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है ये। जबकि पोषण एक प्रोसेस है, साइकिल चलाना एक प्रोसेस है, साइकिल एक चीज़ है। क्लियर हुआ है? तो पोषण क्या एक प्रक्रिया है। तो लिखा हुआ है पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। और उसका उपयोग क्या करना, मतलब उससे ऊर्जा निकालेगा। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाम है स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण साथ में याद भी करो, नाम है स्वपोषण और परपोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो पोषण है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक का नाम है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि स्वपोषण को परिभाषित करें, या स्वपोषण से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का सवाल, 5 नंबर में सवाल आ ही नहीं सकता है। आएगा भी तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है उसमें। ओके, चलो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। मतलब स्वपोषण एक पोषण की विधि है जिसमें जो जीव है ना, वो खाना जो खाता है वो खुद ही बनाता है भाई। जैसे पेड़ पौधे, जितने पेड़ पौधे हैं वो खाना किसी दूसरे पर निर्भर रह करके नहीं खाता है। जैसे आप आम का पेड़ देखो, आम का पेड़
वो दिन भर खड़ा रहता है, कहीं जाता है, कहीं खाना वाना बनाता है, वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर खाना बन जाता है और उसी का इस्तेमाल करता है। पर हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। पड़ता है जाना हम लोगों को मार्केट, लाना पड़ता है खरीद करके वहाँ से सब्जियाँ, और उसको बनाना पड़ता है एंड देन खाना पड़ता है। हम लोग खाते प्लांट को हैं, जबकि प्लांट बेचारा किसको खाएगा? तो किसी को खाता नहीं है। वो प्लांट खाना खुद से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस से हम लोग देखने वाले हैं आगे। क्लियर हुआ 100% क्या है? तो 100% एक जो है भोजन बनाने की विधि है, जिसमें कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव मतलब ऐसा जीव जो खुद खाना बनाता है, ऐसे जीव को हम लोग नाम भी देते हैं 100 पोषी जीव। क्या बोलते हैं इसको? 100 पोषी जीव। क्लियर हो रहा है? ब्लर हो रहा है क्या थोड़ा? नाचने लग गया है क्या मोबाइल? भैया रात के बजे हैं 11-12, लग रहा है मुझे डर। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना इधर? चलो भाई, ठीक है ठीक है। तो पेड़ पौधे और शैवाल, जो शैवाल देख लेते हैं डायग्राम में यार, कईयों को शैवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज शैवाल सर। सो आई एम गोइंग टू शो यू शैवाल। हेयर हेयर आई हैव अ पिक्चर, यू कैन सी। नदी में होता है ना, नदी में देखा होगा आपने ये हरा कलर का, तो इसी को तो शैवाल कहते हैं। अलगियो कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्या था भैया? ये मत देखो, पता नहीं क्या है वो। ये देखो, ये दिख रहा है? तो ये है शैवाल। ओके, चलो भाई। तो अब हम लोग समझते हैं परपोषण क्या है। परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऐसे जीव जो स्वपोषण की विधि से खाना ग्रहण करता है, जैसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव को ना हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? चलो भाई। परपोषण ऐसा जीव होता है जो खाना जो खुद जो है ना बेचारा बनाता है नहीं, वो प्लांट के द्वारा बनाया गया खाना को कंज्यूम करता है या दूसरे जीव को ही खा जाता है। जैसे शेर को देख लो, शेर को खा जाता है वो मार करके दूसरे जीव को, है ना? तो दूसरे को पकड़ के खा लेता है वो, ऐसा होता है ये परपोषण वाला सब। जैसे एग्जाम्पल की हम ही लोग देख लो, मनुष्य हो गया, गाय हो गए, गाय हो गई, मेंढक हो गया, ये सारा का सारा क्या करता है? दूसरे जीव को खाता है, यानी प्लांट वगैरह को खाता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। कॉमा देना जरूरी है सर डेफिनेशन में, यहाँ पर ध्यान तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए भैया आपको लिखने के लिए आना चाहिए, नहीं तो फिर गया गया सारा खेल हो गया, ड्रामा हो जाएगा फिर। चलो, अब परपोषण जो है ना, परपोषण वो भी कई प्रकार का होता है। तो परपोषण हम लोग को 3 प्रकार का पढ़ना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों बांट के रखे हैं हम लोग 3 प्रकार में। तो पहला है परजीवी पोषण, अगला है मृतजीवी पोषण, और लास्ट में है प्राणी संपोषण। पहले हम लोग देख लेते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो जरा। परजीवी पोषण, नाम है परजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, परमानेंट या परमानेंट नहीं, अस्थाई बोलते हैं, टेम्पोररी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। यानी परजीवी पोषण कहते हैं ऐसा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। क्या मतलब सर, कहाँ समझ में आया? समझो जरा। आपके सर में जो जुआ है, जुआ, वो नालायक जुआ आपके आपके बॉडी से खून को खाता है भाई, देख रहा हूँ। तो आपके शरीर में रह रहा है। तो ये बताओ, जुआ जो है ये परमानेंट है कि परमानेंट नहीं है? ये कभी आपके सर से निकल के बाहर भी जा सकता है ना, तो ये परमानेंट नहीं है, तो ये अस्थाई है। पर आपके पैर में गोल कृमि जो है, गोल कृमि, गोल कृमि का मैं डायग्राम दिखाता हूँ। मैं इसका डायग्राम बना के रखा हूँ इधर, देखो ये गोल कृमि। ऐसा बाबू कृमि पाया जाता है पेट में, इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है। तो ये जो कृमि है ना, कृमि राउंडवर्म, ये आपके पेट के अंदर है, ठीक है? तो ये परमानेंट रहता है आपके पेट में, निकल के बाहर दूसरे जीव में नहीं चले जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्थाई। तो परजीवी पोषण में ऐसा जीव जो क्या करता है, दूसरे जीव के ऊपर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके खाना ग्रहण करता है। एग्जाम्पल के लिए एक अमरेबेल का पेड़ होता है, कैस्कुटा कहते हैं इंग्लिश में, आपने देखा होगा। सॉरी, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पेड़ के ऊपर ये पीला कलर का दिख रहा है, ये तो इसका नाम है अमरबेल, कैस्कुटा। ये इस प्लांट में रह करके खाना बनाएगा, खुद खाना नहीं बनाता है। बहुत ये जो है ना सुस्त है, आलसी है, लेथार्जिक कहते हैं इसको। ये लेजी है प्लांट, उस प्लांट का बेचारा खाना खाता है बनाया हुआ, ठीक है? तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं, और इनके खाने पीने की विधि का नाम है परपोषण, सॉरी परजीवी पोषण, ठीक है? अगला चेक करते हैं हम लोग मृत जीवी पोषण। यार मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है ढंग से, शायद पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ और थक भी रहा हूँ बेवजह। ये परजीवी पोषण में एक छोटी सी बात है, ये भी देख लो जरा। मान जाओ ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में एक परजीवी चिपक करके है, और इस प्लांट के द्वारा बनाया गया खाना खाएगा, खुद खाना नहीं बनाएगा, इस प्लांट के द्वारा बनाया गया खाना को ये खाएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट है ना, प्लांट प्लांट को पोषी या होस्ट कहा जाता है। किसके लिए? इसके लिए। ये जो चिपक के खाना खा रहा है इसको परजीवी कहेंगे, पर जिस पे चिपक चिपक करके है उसको पोषी कहेंगे। जैसे हम लोग के सर में जुआ है ना, तो जुआ के लिए हम लोग पोषी कहलाएंगे। और परजीवी भी 2 प्रकार का होता है, अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे सर में जो जुआ है वो सर के बाहर है, हमारे शरीर के बाहर है, सॉरी हमारे शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर नहीं है।
पर गोल कृमि की बात करो, अब गोल कृमि शरीर के अंदर होता है ना। तो ये इसको बोलेंगे अंतः इंडो पैरासाइट, और जो शरीर के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्जो पैरासाइट। अरे गिरी में पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो जा रहा है? चलो भाई, तो बाहर कौन कौन रहता है? जुआ रहता है, खटमल जिसको बेड बग कहते हैं, मच्छर जो है गया वो हो गया, ठीक है, और फिर अमरबेर मैंने आपको दिखाया ही था। चलो अब अगला आते हैं मृत जीवी पोषण। ये थोड़ा सा शुरू वाला बोर्डिंग है, अभी मनुष्य में शुरू करेंगे तो वो ठीक ठाक ही रहेगा समझने के एतबार से, ठीक है। तो ये है अपना अब मृत जीवी पोषण। ये पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थ को खाता है। ये ऐसे ऐसे पोषण की विधि को हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर कोई प्लांट अगर मर गया ना, तो वो प्लांट वहाँ जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है, कुछ टाइम बाद वो प्लांट गायब भी हो जाता है। कौन उसको गायब किया? छोटा छोटा जीव होता है जो उसको खा के खत्म कर देता है, ठीक है। ऐसा ऐसा जीव को हम लोग कहते हैं मृत जीवी जीव, और मृत जीवी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि का नाम है मृत जीवी पोषण, ठीक है। एग्जाम्पल के देखो, आप कवक लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, जीवाणु लिखा हुआ है, सभी सब छोटा छोटा जीव है जो आपको नंगी आंखों से दिखने वाला नहीं है। काफ़ी सिंपल, एग्जाम में पूछा जाता है भाई 2 नंबर का, मृत जीव पोषण क्या है। अगला है प्राणी संपोषण। भैया इसमें आ जाओ, ये है तरीका जिससे हम लोग खाते हैं, जिससे अमीबा खाना खाता है, जिससे मेंढक खाना खाता है। और इन तीनों एग्जाम्पल में कोई सा भी पूछा जाता है कि बताइए मेंढक में खाने की विधि का नाम क्या है? प्राणी संपोषण। हम लोग जिस तरीके से खाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, उसको हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, अमाशय होता हुआ पाचन होता है उसका, सारा हम लोग में होता है। वैसा सेम सेम कहाँ भी होता है? अमीबा में भी होता है और मेंढक में भी होता है। अमीबा क्या है सर? अमीबा तो हमने देखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, दिखेगा भी नहीं, ये नंगी आंखों से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके, चलो भाई, पोषण की यह वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। अभी मैंने आपको समझाया जिस तरीके से हम लोग खाते हैं, आपको ध्यान होगा, उसी तरीके से खाने पीने को क्या कहते हैं हम लोग? प्राणी संपोषण। ओके, तो जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं, छोटा सा, ये देखो इतना ही हमने पढ़ा है। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में एग्जाम्पल था पेड़ पौधे, शैवाल जिसको हमने अलगी कहा है इंग्लिश में, और परपोषण का 3 तरीका हमने पढ़ा है, परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण और प्राणी संपोषण। और परजीवी में एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जूं, खटमल, अमरबेल और कृमि। मृत जीवी में कवक, जीवाणु, विषाणु, विषाणु मतलब वायरस होता है। और प्राणी संपोषण में आता है मेंढक, अमीबा, मनुष्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंढक अमीबा तो खासकर याद रखना, मनुष्य तो याद रहता ही है, ठीक है। चलो भाई, तो ये बोरिंग पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा और समझने वाली चीज़ें हैं, तो आपको अब ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। काफ़ी खास और अहम टॉपिक है, सवाल यहाँ से एग्जाम में लगभग लगभग हर साल पूछा जा रहा है। टॉपिक का नाम चेक करो जरा क्या लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। संश्लेषण मतलब बनाना, प्रकाश की मदद से खाना बनाना की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। हम लोग मतलब पेड़ पौधे, हम लोग थोड़ी बना पाएंगे, हम लोग के सर में कहाँ पत्ती वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि खाना बनता ही है पत्ती में, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी सवाल आता है, तो आपने रखना है ख्याल, ठीक है। और 5 नंबर का आएगा तो मैं जितनी नीचे बातें बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है ध्यान, और वो सारा लिख करके आना पड़ेगा, साथ में छोटा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। चलो चेक करो जरा। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रहे सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है, उपस्थिति में, घर में जला लो लाइट प्लांट में, उससे नहीं बन जाएगा खाना, सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट को ही दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं? भोजन देते हैं। ओके, इसी प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितनी खूबसूरत बातें हैं यहाँ मैंने लिस्ट कर रखी है, तो आप एक एक करके देखते जाओ भैया, ये सारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण की खूबसूरत बातें हैं। पहली बात क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या कई बार उसको घटक कहते हैं, 4 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। इन चारों के बिना प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं रहा है। पहला का नाम क्या है? क्लोरोफिल। कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में, अभी आगे देखने वाले हैं। क्लोरोफिल, इसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ये भी कई बार आता है और इस नाम से भी पूछा जा सकता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत जरूरत है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना खाना नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल यानी वाटर की जरूरत पड़ेगी H2O, और साथ में सूर्य का प्रकाश तो लगेगा ही, नाम ही है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, उसके बिना कहाँ होने जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भैया, मैं चला था स्लो स्लो पढ़ाने, फिर मैं तेज पढ़ाने लग गया हूँ, तो थोड़ा सा लगाते हैं ब्रेक, है ना, स्लो करते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरी खूबसूरत बात प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, और वो खूबसूरत बात क्या है? संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक सरल समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, और वो समीकरण ये है। ये समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे क्या? ऑब्वियसली रट्टा लगाना पड़ेगा भाई, इसको 3-4 बार लिखो, याद हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? देखो मैंने 5 स्टार भी लगा रखा है। 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, तो याद करो 6 CO2 12 H2O मिल करके बना देगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल ही है जो सूर्य का प्रकाश को पकड़ने का काम करता है, तो क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए, बना देगा ग्लूकोज भाई। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। कई लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर आपने तो कहा था अभी कि भैया प्रकाश संश्लेषण में ना पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो भाई ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही तो एग्जाम्पल होता है। बेवजह दिमाग में कन्फ्यूजन और टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, समझो जरा। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। तो मैंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है, सही की गलत? सही है। मैंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनता है, सही की गलत? ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। चलो भाई, प्लस में क्या निकलेगा? 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल निकलेगा, और यही ऑक्सीजन तो है जो हम लोग साई साई सांस में लेते हैं। सांस में कैसे लेते हैं? साई साई सांस में लेते हैं भाई। और साथ में थोड़ा सा क्या भी निकल जाता है? पानी भी निकल जाता है। क्लियर हुआ? एग्जाम में सवाल आएगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या क्या बनता है? तो उत्पाद बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। इसमें मेन उत्पाद क्या है? मेन उत्पाद है ग्लूकोज, यही तो बेचारा प्लांट खाएगा। तो मेन जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में ये जो भी बच गया उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उपोत्पाद कहते हैं। तो उपोत्पाद में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन और जल, तो ऑक्सीजन और जल लिखा मैंने। और इन ऑक्सीजन और जल में मेन दोनों में क्या है? मेन है ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, जिसके बिना हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। तो ये हो गया मुख्य उपोत्पाद। अब एक भी यहाँ पर लाइन बढ़िया से देखो, एक भी उल्टा पुल्टा सवाल आया ना निपट जाएगा, मतलब इस तरह का अगर सवाल आया तो। पर आता नहीं है बिहार बोर्ड में, तो आप चिंता मत करो, है ना। और प्रकाश संश्लेषण का जो आप जो समीकरण देख रहे हो, इसमें ये ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन, इस भाई को देखो जरा, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल करके आया है? यहाँ यहाँ H2O वाला ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन से? तो आंसर है H2O वाला ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उपोत्पाद ऑक्सीजन जो निकलता है, रिलीज जो होता है, वो किससे टूट कर आता है? तो आंसर है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। समझ में आया? आ गया होगा यार, आ ही गया होगा यार। चलो, यहाँ लिखा भी मैंने, ये ऑक्सीजन जल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ठीक है भाई, ये बनते हैं वन लाइनर वाले सवाल, ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, है ना। प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पत्ती को, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में, ठीक है। और पत्ती को इसलिए किचन हाउस ऑफ द प्लांट, पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। अंगक अगर बोलेगा तो हरित लवक, अंग बोलेगा तो पत्ती, रट्टा लगाइए, अंगक, हरित लवक। हरित लवक, अंगक कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सभी संरचना को साथ में मिला करके अंगक कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, सब को मिला करके, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी रंजक अगर बोल देगा, रंजक, अंगक, हरित लवक, रंजक, पर्णहरित या क्लोरोफिल, ये है पिगमेंट, रंग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। अगला लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहेंगे? तो आंसर है क्वांटाजोम। एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, मतलब 10 क्लास में नहीं पूछता है, कहीं पूछते हैं तो अच्छा है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं? क्वांटाजोम को। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, देख लो जरा। ये पत्ती है, पत्ती में पाया जाता है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू में एक सेल है, खास सेल, नाम है उसका पैरेन्काइमा सेल। पत्ती है, पत्ती में टिश्यू पाया जा रहा है, टिश्यू बनता है सेल से, उन सेल में एक सेल का नाम है पैरेन्काइमा सेल, और पैरेन्काइमा सेल में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। बहुत टफ हो गया क्या? टफ हो गया तो दिमाग ना लगाओ आप, अब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली देख लो, दोबारा सुन लो, ओके। आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटीफुल डायग्राम। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। सूरज की रोशनी, पत्ती लाइट को पकड़ रहा है,
यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा, जड़ से पानी ले रहा होगा, साथ में क्या बना दिया, शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ओके, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं आगे। चलो, जिसके जिसके पास दिमाग है, दिमाग लगा के बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, सूरज से रोशनी आ रही थी, उस रोशनी को हमने यूज किया क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो जो रोशनी आ रही है, रोशनी किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रोशनी आ रही है और क्या बन जा रहा है, C6H12O6 बन जा रहा है। समझो जरा, दिल लगाओ जरा, ये है विकिरण, है ना, विकिरण, रेज है ये। विकिरण ऊर्जा, ये जो है सूरज से आने वाली रोशनी, वो भी तो ऊर्जा का रूप है ना यार, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, इतना तो आता ही होगा। तो ये है विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, जो कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज है रासायनिक ऊर्जा। तो बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा यार, पता नहीं आ रहा है अभी तो, पर आएगा जब भी ना, बढ़िया सवाल होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विकिरण ऊर्जा बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आया, समझ में आया भैया मेरे। चलो यहाँ देखो अगला, जो प्रकाश, पॉइंट नंबर 5, सब फोटोसिंथेसिस में चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणन में होता है, ठीक है, दो स्टेप्स में होता है। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। पर याद रखने वाली बात है कि दोनों का दोनों दिन में ही होगा, रात में नहीं होगा। कई लोग से अप्रकाशिक, डार्क, अच्छा रात में होगा, शायद नहीं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों मिलाकर के फोटोसिंथेसिस, और ये दोनों का दोनों अभिक्रिया दिन में होता है, रात में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट आई गेस। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो, ध्यान सुना, अरे बाप रे बाप, ये तो काफ़ी खास है, ध्यान सुनो, ये तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इस बार आने वाला है, ध्यान सुनो। जो ग्लूकोज है, फॉर्मूला देखो, C6H12O6। कई बार तो यही पूछ देता है कि ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल में, एक अणु में कितना कार्बन का परमाणु है, 6 कार्बन का परमाणु, देखो कार्बन 6। ग्लूकोज का एक अणु में हाइड्रोजन कितना पीस है, 12। ग्लूकोज का एक अणु में, चलो 3 अणु में ऑक्सीजन बता दो, ग्लूकोज अगर 3 होगा तो ऑक्सीजन कितना पीस होगा, 18 हो जाएगा। 3, एक में 6 था, 3 में 18 हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा ना यार, सुनो ध्यान से। प्लांट बनाया ग्लूकोज था, अब कौन से समझो, वो तो मैंने इसी ब्रेक लगाई बोल दिया। प्लांट बनाया ग्लूकोज है और वो सारा का सारा ग्लूकोज यूज थोड़ी करेगा, वो इतना बुद्धू थोड़ी है प्लांट। उसको पता है रात में खाना नहीं बनने वाला, तो दिन में बना के रखता है, रात में खाएंगे, दिन में जितना यूज होने का उतना यूज कर लेता है। तो प्लांट बनाया ग्लूकोज है, उसको यूज जितना है उतना कर लेगा, पर जो बच जाएगा उसको क्या कर लेगा भाई, स्टोर कर लेगा। पर स्टोर किस रूप में करेगा, ग्लूकोज के रूप में बनाया था, पर जो जमा करेगा, स्टोर करेगा, वो करता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। सर ये स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है सर, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो ग्लूकोज, ये एक अणु का, ये एक पीस ग्लूकोज, सब ग्लूकोज को जोड़ दो, एक साथ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा स्टार्च। और इसी बात को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण, पोलीमराइजेशन। ग्लूकोज एक ठो है, बहुत सारा जुड़ गया, जकड़ गया, तो उसका नाम स्टार्च होगा, और ये बनता है बहुलीकरण क्रिया द्वारा। समझ में आ रहा है, समझा रहा हूँ मैं चीज़ें, ये याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दे लो एक बार, समझ में आ जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा डेंजरस और जानलेवा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक प्रयोग करना है भाई, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है ना, क्या नाम है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसमें से क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा दर्शाइए। तो ये सवाल ना एग्जाम में 5 नंबर का आता है, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत सवाल है, आपको समझना पड़ेगा तभी चीज़ें लिख पाओगे, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है। और अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल ये आता है, ये कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है, इसको सिद्ध कीजिए। या एक सवाल और आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखो मैंने लिखा भी इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी आवश्यकता है, इस बात को साबित कीजिए। तो ये तीनों सवाल में से कोई एक सवाल आएगा और वो 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में इन तीनों सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन तीनों सवाल को अलग से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, और ये काफ़ी खास सवाल है, तो इसके लिए आपको वीडियो नंबर 2 जो है वो देखनी पड़ेगी। अभी इसको रहने देते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
और नेक्स्ट टॉपिक देने से पहले एक नन्हा मुन्ना सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, देख लेते हैं कि उपापचय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान सुनना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं और ये सारी की सारी क्रियाएं ना हमारे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में होता रहता है। ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, सब केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, सबको साथ में एक साथ क्या बोलिएगा, उसको बोलेंगे उपापचय क्रिया, उपापचय अभिक्रिया। समझ में आया, समझ में आया। जैसे सुनो ध्यान से, विराट कोहली एक आदमी का नाम है, रोहित शर्मा एक आदमी का नाम है, हार्दिक पांड्या एक आदमी का नाम है, जसप्रीत बुमराह को ले लेते हैं, शानदार बॉलिंग करता है, मोहम्मद शमी को ले लेते हैं, आजकल बढ़िया चल रहा है उसका। तो देखो ये सारे खिलाड़ी का नाम है ना, सबको मिला के क्या बोलेंगे, इंडियन टीम। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सब चलता रहता है, सबको एक साथ मिला के क्या कहते हैं, उपापचय अभिक्रिया या उपापचय कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया। देखो लिखा हुआ है, वे सभी रासायनिक क्रियाएं जो सजीवों के शरीर में होती हैं सम्मिलित रूप से एक साथ मिला करके उपापचय कहलाता है। उपापचय के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, क्या क्या, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म क्या होता है, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़ी चीज़ बन रही है, इसको हम लोग कहेंगे एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। पर कई बार क्या होता है, एक बड़ी चीज़, बड़ी सी चीज़ है और ये टूट जाएगी छोटी छोटी चीज़ में। समझ में आया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे कैटाबोलिज्म। याद रखो, कैटा मतलब कट, कट गया, देखो छोटा छोटा हो गया। एना और कैटाबोलिज्म दोनों को मिलाकर के कहते हैं हम लोग उपापचय। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें प्लांट के यहाँ अंदर जो पत्ती में जो रंध्र होता है, रंध्र जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, एग्जाम में खूब आता है स्टोमाटा। पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र कहते हैं। डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस है ना। चलो इधर बादल भी दिख रहा होगा आपको। चलो ये देखो, ये देखो, ये पत्ती है। पत्ती, पत्ती के अंदर ना बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, आपको दिखेगा नहीं इसे तो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये डायग्राम, ये मैं थोड़ा लाल इसको बताऊँ यार, ये दिख रहा है। पत्ती के अंदर होने वाले जो है बहुत छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र होते हैं। ये छिद्र को यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं हम लोग। जूम समझते हो ना, मोबाइल में आप फोटो जूम करके देखते हो रात दिन, ठीक है। तो उसको जूम करके देखिएगा, जूम करके देखिएगा तो आपको डायग्राम में दिखेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र दिख रहा है, ये वाला छिद्र, इसी का नाम होता है स्टोमाटा। यहाँ पर ओपनड लिखा हुआ, मतलब स्टोमाटा भी खुला हुआ है। कई बार स्टोमाटा बंद हो जाता है, देखो ये देखो, ये यहाँ नहीं दिखेगा, रहने दो। अब यहाँ समझो, यहाँ समझो आप, ठीक है, यहाँ समझो। इसका नाम क्या हो, स्टोमाटा। अब स्टोमाटा के अगल बगल में दो कोशिका दिख रहा है, दिख रहा है जिसको मैं रंगा रहा हूँ अभी, ये कोशिका, ये तो ये कोशिका और ये कोशिका को हम लोग कहते हैं रक्षक कोशिका, या इंग्लिश में इसे कहते हैं गार्ड सेल। तो बताइए स्टोमाटा के अगल बगल में कौन सी दो कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल नाम है उसका। क्या नाम है, गार्ड सेल। समझ में आया, समझ में आया। चलो भाई, क्या सर क्या काम है स्टोमाटा का। स्टोमाटा काम है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रकाश संश्लेषण के लिए ले रहते हैं, वो इसी से तो जाएगा अंदर, इसी से अंदर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा अंदर और क्या बाहर आएगा, ऑक्सीजन आएगा बाहर, जिसको हम लोग सांस लेते हैं। तो बताओ स्टोमाटा से गैसों का आदान प्रदान होता है कि नहीं, और साथ में क्या भी निकलता रहता है, दिन भर H2O निकलता रहता है। तो ध्यान सुना, ये वर्ड बहुत अच्छा फेंकने वाले हैं, बहुत शानदार फेंकने वाले हैं, देखो ध्यान से पकड़ना, अच्छा अच्छा पकड़ना आप। प्लांट के पत्ती में स्टोमाटा है, छिद्र होता है, उस स्टोमाटा से दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलते रहता है, ये पानी, ये पानी, ये देखो पानी। तो क्या दिन भर पानी का लॉस हो रहा है, किससे, पत्ती के छोटा छोटा छिद्र जिसका नाम स्टोमाटा है उससे। इसी क्रिया का नाम होता है वाष्पो, यार बताता हूँ इसको, हाँ लिखता हूँ, वाष्पो उत्सर्जन। क्या नाम होता है, वाष्पो उत्सर्जन। क्या आ गया भैया, समझ में आया, समझ में आया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन देन, ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा, फ्रॉम स्टोमाटा। ओके चलो भाई, काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। चलो आगे चेक करते हैं जरा, आगे चेक करते हैं जरा। देखो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है कौन भैया, रंध्र, स्टोमाटा जिसको बोल रहे हैं। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल रंध्र द्वारा ही बाहर आ निकलते रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रचना, रचना, रचना देखो, रचना, रंध्र को चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरे रहते हैं, नाम पता है आपको। इन कोशिकाओं का नाम द्वार कोशिका है, इसको रक्षक कोशिका भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे गार्ड सेल कहते हैं। याद हुआ, चलो भाई। द्वार कोशिका रंध्र के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, वही आंसर देगा।
कि भैया ये स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा। द्वार कोशिका अगर फ्लैट हो गया है, चिपक गया है, तो देखो स्टोमाटा बंद हो गया है, ये इसे मुड़ गया है, खुल गया है इसे, ठीक है, इसे पानी भर गया है इसमें, इसे पूरा खुल जाता है यहाँ पर स्टोमाटा है, तो देखो यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए स्टोमाटा खुला है या बंद है, कौन कंट्रोल करता है? ये द्वार कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। चलो आगे चेक करो जरा। एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके पास केवल कितना कोशिका होता है? एक ठो पीस, एक के ठो कोशिका है बेचारा। अब एक कोशिका दिखेगा थोड़े, एक कोशिका दिखेगा थोड़े, कहाँ दिखता है कोशिका? ठीक है, एक बालू का कण यहाँ गिरा हुआ नहीं दिखेगा, पर 1 करोड़ बालू का कण यहाँ पर गिरा हुआ रहेगा तो वो दिख जाएगा। तो हम लोग यानी मनुष्य, गाय, जानवर जो भी सब है, ये नज़र ही इसलिए आता है क्योंकि हम लोग करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये उंगली में करोड़ों कोशिकाएं हैं, इसलिए आपको उंगली दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा छोटा कोशिका रहता बना हुआ तो यहाँ पर नहीं दिखता। तो वैसे एक कोशिकीय जीव आपको दिखने वाला नंगी आंखों से है नहीं, कैसे देख पाइएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। चलो अब चेक करो जरा, वो जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामेसियम, डाइटम, जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया भैया, जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं। और जितने भी एक कोशिकीय जीव है उसको ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। 9th क्लास में था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एल्गी, तो उसमें प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में ऐसे जीव को रखते हैं जिसके पास कोशिका केवल एक है, ठीक है, खत्म हो गया। अब अमीबा जो है ना, अमीबा, इसको इज्जत दो थोड़ा सा। नाम ही है बा, माँ, बा, फादर, बाबा जी, तो बाबा जी को इज्जत देना पड़ता है ना, बताओ। तो अमीबा को आपको थोड़ा देना पड़ेगा इज्जत। क्यों? अमीबा से एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है। तो अमीबा के बारे में क्या क्या रखना है, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर। पहली बात, अबे यार ये ख़राब हो जा रहा है क्या वीडियो? ब्लर हो जाता है रह करके, है ना, बाय मूविंग दिस। जब मैं मूव करता हूँ तो ये शायद ब्लर हो जा रहा है, शायद, क्या होता ही होगा। चलो इतना परेशानी तो है, तो चलो जरा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, आकार इसका अनिश्चित होता है, रेगुलर आकार नहीं है। डायग्राम दिखा दो मैं अमीबा का, फोटो रियल है, देखो ये अमीबा को बहुत जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा फोटो लिया है, तो देख रहे हो पेड़ की तरह निकला हुआ भाई। तो बताओ ये रेगुलर है? रेगुलर है, एक फिक्स डायग्राम है ये ऐसा डायग्राम रहता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर डायग्राम है। ये लगता है कि भाई स्क्वायर बना, ये देखो इस फिर गोला वगैरह बना या सर्किल बना, ये रेगुलर डायग्राम है, या ये भी एक रेगुलर डायग्राम होगा। पर अमीबा देखो जरा, अमीबा तो कैसे ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। तो आपके एग्जाम में ना अमीबा का डायग्राम बनाने आता है, तो आप यूँ कलम पकड़ना, जहाँ जैसे जैसे चले ऐसे बना देना, बोला ये अमीबा है। आपके एग्जाम में हो सकता है किसी का ऐसा कलम चल जाए, ये ऐसे चल जाए, क्या है ये? अमीबा है, क्योंकि इसका आकार फिक्स नहीं होता है। चेक करो जरा, लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कीजिए भाई। अमीबा एक जो है इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा भोजन को पकड़ता है, भोजन ग्रहण करता है, भोजन को पकड़ेगा किसकी मदद से? कुटपाद की मदद से, सीरोपोडिया, इसको पादाब भी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये देख लो, ये सारा पादाब कहलाता है। यहाँ पर खाना रहेगा ना, खाना खाना, ये दोनों मिल जाएगा, खाना को अंदर कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा इसको, ठीक है। तो इसी का नाम क्या आता है? ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब का नाम होता है कुटपाद। क्या नाम होता है? कुटपाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं सीडोपोडिया। रहने दो, रहने दो, सीडोपोडिया सुन लो, है ना। झूठा पैर कहते हैं इसको, सीडो मतलब होता है झूठा, और पोडिया मतलब पैर, झूठा पैर। क्या खाता है अमीबा? अमीबा क्या खाता है? अमीबा खाता है जीवाणु, बैक्टीरिया से वो खा लेता है। डाइटम से जीव होता है, एक कोशिका ये भी होता है, उसको भी खा लेता है ये। शैवाल का टुकड़ा सब, शैवाल जो है ना प्लांट में मैंने दिखाया था कुछ टाइम पहले, उसका टुकड़ा सब नीचे गिर जाता है, वैसे वो खा लेता है वो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाबू अगर आप थक रहे हो ना तो थोड़ा सा पानी पियो, रेस्ट करके पढ़ो, लेकिन पढ़ना पूरा है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। कामयाब होने का शॉर्टकट नहीं होता है, जो देता है ना कि 5 मिनट में पूरा पोर्शन ख़त्म करें, गलत है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। सुनो, कुटपाद क्या है? कुटपाद क्या है? व्हाट इज सूडोपोडिया? सुनो, अमीबा में एक या एक से अधिक उंगली जैसी संरचना, देख रहे हो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी ओवर हेयर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। उंगली जैसी समान जो परवर्ध मतलब प्रोजेक्शन कहते हैं, जो उंगली से निकला हुआ है बाहर, परवर्ध मतलब जो भी चीज़ें बाहर नहीं, परवर्ध नहीं, प्रवर्ध पढ़ते हैं इसको, जिन्हें कुटपाद या पादाब भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सीरोपोडिया कहते हैं। ये कुटपाद अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करता है, भोजन पकड़ने में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है, एग्जैक्टली आप ऐसा बनाओ जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि इसका डायग्राम फिक्स नहीं होता है। ये देखो बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है जिसका नाम कुटपाद है। ये वैक्यूल है, राजधानी, जिसको हम लोग फूड वैक्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर कोशिका द्रव दिख रहा होगा, मैंने जो पीला कलर से दिखाने की कोशिश करी है, और साथ में आपको केंद्रक दिख रहा होगा। कोशिका है तो केंद्र तो होगा ही। चलो भाई, ये सवाल भी आता है एग्जाम में कि अमीबा में पोषण की विधि समझाएं। तो अमीबा में पोषण की विधि हमने कहा था कि प्राणी संपोषी होता है, प्राणी संपोषी। डायग्राम देख लेते हैं, सारा याद हो जाएगा। अमीबा में पोषण ना 5 स्टेप में होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 स्टेप में होता है।
5 स्टेप्स में। पहला क्या है, ये अमीबा केंद्र दिख रहा होगा, यहाँ पर अमीबा को खाना दिख गया, बुलाएगा प्यार से, भैया आइए आइए। तो ये खाना कहेगा नहीं भाई आपकी तरफ क्यों जाए, हम कह रहा है आओ ना यार, दोस्ती वोस्ती करेंगे, मज़ा आएगा। तो ये देखो खाद्य कण, खाना वाला कण, और जैसे ही इधर बगल में चिपकेगा अमीबा 2 अपना इधर पैर निकाल देगा। पादाब, कुटपाद, सीरोपोडिया इसको नाम दिया था हमने, ये सीरोपोडिया निकाल लिया है यहाँ पर। और धीरे धीरे ये खाना चले जाएगा अंदर, और ये वाला जो पार्ट छूटा हुआ है ये दोनों मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा, और धोखा से खाना को ले लिया अंदर। ठीक है, ये खाद अंदर आ गया, और खाद अंदर आ गया, देखो जैसे खाना, खाद्य पदार्थ मतलब जो अंदर आया उसको पचा दिया, पूरा पाचन कर दिया। और जो बच जाएगा, जो अच्छा अच्छा चीज़ अपने अंदर रख लेगा, जो बकवास सब चीज़ें उसको बाहर कर देगा। तो ये 5 स्टेप है अमीबा में खाना खाने का। ये हम लोग में सेम भी, हम लोग में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले खाद्य कण का क्या करे, अंदर लेगा तो अंतर ग्रहण करेगा, खाना का अंतर ग्रहण करेगा। उसके बाद खाना का क्या करेगा, पाचन करेगा, और पाचन के बाद खाना क्या कर देगा, बहिष्करण कर देगा। और मैंने इसको खाद्य रिक्तिका लिखा है, इसको फूड वैक्यूल भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो वो सारी थ्योरी जो है ना यहाँ लिखी हुई है कि देखो क्या क्या होता है। अमीबा में खाना का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसके बाद पाचन होता है, और फिर बहिष्करण होता है। आप एक बार आराम से पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगा आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ लो, ये भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो। ओके, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली इतना सारा ड्रामा करने के बाद अब हम लोग आते हैं मनुष्य में पोषण, यानी हम लोग में पोषण। तो मोर देन 60%, 70% चैप्टर का भी हैव डन, नाउ 30% रिमेन, तो हम लोग वो कर लेते हैं फटाफट से। मनुष्य में जो खाना खाइएगा ना, सबसे पहले क्या होगा, खाना कहाँ डालते हैं हम लोग, मुंह में, मुख गुहा, ओरल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ चले जाता है, आमाशय, स्टोमक में, फिर छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में, और फिर बॉडी से बाहर। ठीक है, तो वी हैव टू लुक अप अ डायग्राम, ओनली देन वी कैन। अरे यार कहाँ कोई दिख रहा है इसमें, तो वो डायग्राम है ही नहीं जो मैंने दिखाना था। एक मिनट, चलो ऐसा मैं करता हूँ, एक मिनट ये चेक करो जरा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो आप ध्यान रखना, पहले आप खाना खाते हो आपके ओरल कैविटी में, जहाँ दांत वगैरह है, जीवा है, मुख गुहा में डालते हो। फिर खाना वहाँ से आमाशय में जाता है, ग्रास नली होता हुआ जा रहा है, इसोफेगस होता हुआ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा देख लेते हैं, मुख गुहा में क्या क्या है। मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। मुख गुहा कौन किसको हम लोग कह रहे हैं, वो अपन देख लेते हैं बढ़िया पर। रुक जा भैया, ये क्या हो रहा है, हाँ ये आ जाओ, ये देखो, ये देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप ही का है शायद, है क्या, चलो आपका नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा मुख गुहा है, कलम चेंज कर लेते हैं, आई मीन कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, मुख गुहा है, ओरल कैविटी, यहीं से हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, दवाई डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। ओके, और यहाँ पर जैसे मुख गुहा है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप, पिंक कलर का होता है, इसका नाम होता है यूभूला, नहीं भुलाना है इसको, यूभूला। ठीक है, जब हम लोग खाना निगल रहे होते हैं ना, ये यूभूला ऊपर की तरफ ऐसे बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा हुआ छत, इसके ऊपर है हवा, नाक, इधर नाक हुआ ना, नाक से सांस लिए होंगे हम लोग। चलो ठीक है, हम आगे समझाते हैं उसको। ये दिखा आपको, ये है ओरल कैविटी। ठीक है, अभी हम लोग दांत वगैरह सब पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। चलो, मुख गुहा आहारनाल का पहला भाग है। ठीक है, मुख गुहा में दांत पाया जाता है, सही बात है ना, पाया जाता है, जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है, काटने में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। बाकी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो इस प्रकार हैं। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। सवाल है सर कि ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का अंग होता है, जो हार्मोन या कुछ रसायन का दिन भर श्रावण करते रहता है, श्रावण निकालते रहता है मतलब। ठीक है, तो वैसे जैसे आप सोचो जरा, आपके मुंह में थूक आया हुआ है ना, थूक, थूक को लार कहते हैं। अच्छा, ये डायग्राम इसलिए मैंने फोटो खींचा था, आई मीन डाउनलोड किया था। देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये लार दिख रहा है, ये लार, ये दिख रहा होगा ना, आपका भी, आपका भी निकला होगा ऐसे, ये वाला अभी भी निकलता है क्या आपका, लाहौल वाला वाला को बता पड़िए, मतलब इतना तो आप अभी हैं ही, है ना, कि अभी नहीं निकल रहा होगा। चलो, ये स्ट्रक्चर है ना, ये जो दिख रहा है, इसको थूक कहते हैं, लार कहते हैं। तो ये लार निकाल कौन रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये, तो ये आता है भैया मेरे, भैया मेरे, ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कान के नीचे, कान के साइड में, कान यहाँ पर है, इसके साइड में यहाँ पर अंदर है, ये मतलब ये काट के दिखाया है इतना मुंह, तो इतना आप काट के नहीं देख पाओगे, ये अंदर है, ये अंदर, ये निकालता है, ये थूक निकालता है। उसके अलावा यहाँ भी, ये देखो, यहाँ भी जीवा के नीचे, टंग के नीचे, और एक यहाँ भी है, दिख रहा है। तो 3 तरह का, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 तरह का ग्रंथि है, जो मुंह में क्या निकालता है, थूक निकालता है, लार निकालता है। इन्हीं सब ग्रंथि को हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कितना तरह का है, 3 तरह का है, 3 तरह का। कितना पीस है, 6 पीस है, 6 पीस है, यानी हर तरह का 2-2, मतलब एक एक जोड़ा है पूरा।
यहाँ पर दो दो पीस है, दो पीस है, ये भी दो पीस है, ये भी दो पीस है, तीन तरह का है, 6 पीस है। यानी कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जा रही है। कितना तरह का लार ग्रंथि? 3 तरह का। कितना पीस? 6 पीस। नाम भी देखो, नाम भी यहीं पर दिखाते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा था ना, ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड। याद नहीं करना, आप नाम सुन लो बस। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये जीवा के नीचे है, देखो। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ थूक बनाता है और ऐसे करके पाइप गया हुआ है, और ये पाइप छत के ऊपर से, आपका जो मुंह का छत है वहाँ से निकलते रहता है दिन भर थूक। ओके, चलो भाई। तो बताइए, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। पैरोटिड कितना पीस है? 2 पीस। सब मैंडिबुलर 2 पीस। सब लिंगुअल 2 पीस। टोटल 6 पीस। ओके, चलो भाई। अब दिल लगाना जरा। लार ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन के साथ मिलकर भोजन को नरम कर देता है। अब सोचो, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार, थूक, जो भोजन को नरम कर देता है और भोजन निगलने में आसानी होती है, भोजन को आराम से निगल लेते हैं। सोचो जरा, लार नहीं हो तो भोजन को निगलने में कितनी तकलीफ होगी, बहुत ही तकलीफ होगी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम टाइलीन है। एग्जाम में आता है, टाइलीन है इसका। इंग्लिश में लिखोगे ना, पी से लिखना पड़ता है, पी, PTYALIN, टाइलिन। और टाइलिन का दूसरा नाम लार इमाइलेज है। तो टाइलिन बोले या लार इमाइलेज बोले, बात बराबर है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सर, ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन ही होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है। खाना बराबर आ गया, उसको छोटा करने का काम एंजाइम करता है, कट 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 काटता रहता है। यूँ कह लो कि हमारे शरीर में बहुत सारा छोटी छोटी कैंची पाई जाती है, वो इन सबको हम लोग एंजाइम कहते हैं। और हमारा मुंह में थूक है, थूक में पाया जाता है एक एंजाइम, उसका नाम है टाइलिन, उसी का नाम है लार इमाइलेज। टाइलिन कुछ करते हो क्या आप? हाँ, मंड यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। हमने आपको बताया था अभी पीछे कि शर्करा सब मिल करके यानी ग्लूकोज मिल करके क्या बनाता है? मंड, स्टार्च बनाता है। तो स्टार्च टूटेगा किस में? ग्लूकोज में। कॉमन सेंस की बात है। कौन तोड़ेगा? टाइलिन तोड़ेगा। तो हम लोग खाना में स्टार्च खाते हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा ना भाई, कौन तोड़ता है? उसी को तो पचना कहते हैं, पाचन। टायरिन तोड़ता है मुंह में टायरिन तोड़ता है। फिर अभी पूरा तरह से टूट नहीं गया, आगे भी अब जाएगा ये आमाशय वगैरह में टूटने के लिए पूरी तरह से। मुख गुहा में जीभ और दांत भी पाया जाता है। क्या टंग पाया जाता है? हाँ, जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिन्हें स्वाद की कलियाँ कहते हैं। अगर स्वाद की कलियाँ ना होना तो मैं खाना, मतलब हम लोग खाना का स्वाद ही न चख पाएंगे। ये देखो, ये टंग दिख रहा है, टंग, टंग दिख रहा है, जीभ दिख रहा है, जीभ, टंग। टंग के ऊपर छोटा छोटा ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे पाया जाता है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? स्वाद की कलियाँ कहते हैं। ठीक है, स्वाद की कलियाँ कहते हैं। चल मेरे भाई, आगे चलते हैं फटाफट से। दांत, दांत को देख लेते हैं फटाफट से। दांत कितना पाया जाता है हम लोग में? मतलब जो बड़ा हो गया है 32 पाया जाता है, आप में 28 ही पाया जाता होगा अभी। जो वयस्क नागरिक हैं, वयस्क मतलब जो बड़े हो गए हैं, उसमें 32 दांत पाया जाता है। 32 दांतों की संख्या है, पर 4 तरह का होता है दांत। कितना तरह का? 4। नाम याद करो जरा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। वापस से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में कहते हैं करतनक, भेदक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। मत करना याद, आप इंग्लिश से लिख के आ जाओगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। दांत का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। दांत दिखाना जरूरी है भाई, दांत दिखाना जरूरी है, अदरवाइज क्लियर नहीं होता है। ये देखो, ये देखो ये। तो यहाँ पर मैंने जो दांत दिखाने की कोशिश करी वो नीचे वाला दांत है सारा, नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला नहीं दिखा रहे हैं, बस कहाँ का दिखा रहे हैं? नीचे वाला दिखा रहे हैं। तो देखो, ये नीचे वाला दांत है सारा। ये भी बड़का है। अबे यार, क्या हो गया ये? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे? देखो, ये मोबाइल मुझे चलाना ही नहीं आता है क्या? ऑब्वियसली कम आता थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये देखो, ये देख लो, ये दांत। तो शुरू का जो स्टार्टिंग वाला दो, जो दो, एक और दो, ये 2 पीस जो है, मतलब यहाँ से यहाँ आओ, बस इतना ही आ रहा है अभी। हम लोग इधर का सेट नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो स्टार्टिंग का दोनों दांत को हम लोग इंसाइजर कहते हैं। इसके बगल में एक पीस को कैनाइन। फिर ये दोनों प्री मोलर, और ये तीनों मोलर कहलाता है। आप में कौन सा नहीं आया होगा? ये वाला लास्ट मोलर नहीं आया होगा। तो नीचे दो नहीं आया होगा, ऊपर दो, 4 गायब है, तो 28 दांत आप में आया होगा। और ये दोनों दांत को हम लोग कहते हैं बुद्धि वाला दांत, विजडम टीथ। यानी ये अगर आ जाए ना इंसान को, तब समझा जाता है कि वो अकल वाला है। तो आपके मुंह में ये दोनों दांत गायब है, तो आप थोड़ा सा बदमाशी कर सकते हो। कोई अगर डांटे तो बोलना कि विजडम टीथ जो है, लास्ट मोलर जो है, वो अभी हमारे में आया नहीं है। तो ये दोनों हो गया इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया भाई? तो दांत का फॉर्मूला इसलिए हम लोग कहते हैं 2 1 2 3। दिख रहा है? 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। इधर भी 2 1 2 3।
इसलिए दांत का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 2123/2123, 2123/2123। ये दंत सूत्र होता है जो बहुत फेमस हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रख लेना। ओके, चलो गाइस, वो जो मैंने बात अभी बोली है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से एक बार। और यहाँ पर दांत भी मैंने बनाने की कोशिश करी है, देखो यहाँ पर 2123, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, याद कर सकते हो। IC मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी, IC प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। मतलब IC प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड मोदी कहना चाहिए वैसे तो। दांत का संरचना वगैरह नहीं आता है, पर देख लो ध्यान से 2 सेकंड में, है ना। दांत का जो ऊपर वाला पोर्शन दिखता है उसको हम लोग शिखर या सिर कहते हैं, शिखर इंग्लिश में क्राउन कहते हैं। जो जिसमें धसा हुआ रहता है दांत उसको मसूरा कहते हैं, आपको पता होगा। मसूरा में दर्द हो गया ऐसा नहीं बोलते रहते हैं। और जो अंदर धसा हुआ रहता है उसको हम लोग दांत का जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। एक बार देख लो बस, है ना, एग्जाम आएगा नहीं। यहाँ चेक करो जरा, यहाँ दांत का जो मैक्सिमम जो ऊपर वाला पोर्शन व्हाइट जो चमकता हुआ भाग दिखता है वो इनामेल का बना होता है, जो सफ़ेद होता है कलर में। पर दांत का अधिकांश भाग जो है वो डेंटाइन बनाता है, जो पीला कलर का होता है। तो बताइए दांत में डेंटाइन होता है कि इनामेल, दोनों ही होता है। सबसे बाहर कौन दिखता है, इनामेल। ज़्यादा कौन बनाता है दांत, डेंटाइन। कौन सा कलर, पीला, इनामेल सफ़ेद, इसलिए दांत सफ़ेद दिखता है बाहर से, ठीक है। चलो चेक करो, वाली बात मैंने लिखा है कि दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन बनाता है और दांत का सबसे बाहरी भाग का क्या होता है, इनामेल का बना होता है। ओके, एग्जाम पर इनामेल पे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेंटाइन पे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। एक सवाल एग्जाम में आता है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं। दंत क्षरण, डेंटल कोरोजन कहते हैं इंग्लिश में। देखो ध्यान से, क्या होता है, आप खाना पीना खाते हो ना और दांतों की सफाई बढ़िया से करते नहीं हो तो बैक्टीरिया वगैरह बैठ जाता है और देखो दांत ऐसे छाने लग जाता है। दांत अंदर से पूरा देख रहे हो, अंदर से खा गया इसका दांत, बेचारे का दांत ही नहीं है, कुछ दिन बाद बचेगा ही नहीं कुछ। जो भी है आप में से कोई है शायद, देख रहे हो दांत अंदर खराब हो गया पूरा, देख रहे हो, देख रहे हो। तो इसी को कहते हैं दंत क्षरण। क्यों होता है भाई, आप खाना खा लेते हो, दांत बढ़िया सफाई नहीं करते हो, यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाता है जो खाना वगैरह है उसमें, और आप बैक्टीरिया केमिकल वगैरह निकालता है और दांत यहाँ पर खराब होने लगता है, क्षरण होने लगता है, ठीक है। एक और सवाल आता है, वही सब बात लिखी हुई है यहाँ पर, पढ़ लेना आप। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेना आप और एक बार पढ़ लेना। चलो ठीक है। अब यहाँ एक होता है दंत प्लाक, डेंटल प्लैक कहते हैं इसको, डेंटल प्लैक। ये क्या होता है, ध्यान से देखो एक बार, देख लो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अरे यार, ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर, तो दांत कितना चकाचक दिख रहा है यहाँ पर इतना चकाचक था नहीं, ये तो साफ किया, देखो ये मशीन से साफ कर रहा है कोई डॉक्टर इसका। तो ये डेंटिस्ट कहते हैं उसको, डेंटिस्ट साफ कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मतलब डॉक्टर ही होते हैं वो भी। तो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये केमिकल, ये गंदा गंदा देख रहे हो, गंदा 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 गंदा। तो ये बैक्टीरिया का निकला हुआ वेस्ट मटेरियल ही है जो दांत को ख़राब कर दे रहा है। तो खाना खाने के बाद आप दांत को बढ़िया साफ़ नहीं करते हो, चॉकलेट वगैरह रह गया, बच्चों में अक्सर होता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया बैठ जाएगी और बैठ करके अपना काम कर देगा और दांत में गंदगी छोड़ जाएगा। ये देखो, ये जैसा गंदा छोड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल प्लैक कहते हैं। ओके, चलो भाई, अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। तो मुख गुहा में हमने 3 चीज़ पढ़ लिया, लार ग्रंथि पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया, टंग और दांत पढ़ लिया। अब खाना जाएगा मुख गुहा से आगे, और मुख गुहा से आगे कहाँ जाएगा, आगे खाना ग्रसनी में। ग्रसनी कौन सी जगह है, पलट के एक बार देखते हैं, ठीक है। ये चेक करो जरा, ग्रसनी फेरिंग्स कहाँ पर होता है। ये हम खाना खाने इधर से, ये खाना खाने वाली जगह मुख गुहा जिसको बोला था हमने, ओरल कैविटी। इसके ऊपर सांस लेंगे ऐसे, तो ये पर नेजल कैविटी, और यहाँ पर क्या आएगा, सांस, हवा आएगी, और यहाँ से क्या जाएगा, खाना। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह है जहाँ पे हवा भी आ रही है, खाना भी जा रहा है, इसी को ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी वो जगह है जहाँ पर हवा और खाना दोनों जाता है, यानी दोनों को ले जाने वाला रास्ता, यानी यह कॉमन पाथ है फॉर फूड एंड एयर एज वेल। फूड एंड एयर का कॉमन पाथ, उभयनिष्ठ पाथ, उभयनिष्ठ मार्ग, खाना के लिए भी और हवा के लिए भी क्या है, ग्रसनी है। यह मुख गुहा का पिछला भाग है। यह मुख गुहा है उसके जस्ट पीछे, मुख गुहा के जस्ट पीछे मुख गुहा का पिछला भाग है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। यहाँ पर देखो, ये ग्रसनी में 2 छिद्र दिख रहा है, एक ये वाला छिद्र और एक ये वाला छिद्र। इधर से मुंह है, ध्यान रखना। तो सामने वाला छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ द्वार, दरवाजा है ना, द्वार, तो कंठ द्वार। और ये वाला निगल द्वार, निगल द्वार। खाना किससे जाएगा, इससे जाएगा। इससे क्या जाएगी, हवा। तो हवा जाएगी तो आगे क्या मिलने वाला है, लंग्स मिलने वाला है। इसके आगे क्या मिलने वाला है, स्टोमैक मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। इसके आगे क्या मिलने वाला है, स्टोमैक, अमाशय मिलने वाला है। इसके आगे क्या मिलने वाला है, फेफड़ा मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, खाना जब आप खाते हो ना तो ऐसे करके खाते हो आप खाना, ये खाना जाता है, ये खाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि खाना पहले वाली नली में गिर जाए। अरे ये 2 नली है और खाना इधर से आ रहा है तो खाना यहाँ नहीं गिर जाएगा, इधर से चले जाएगा ना खाना भाई। और इधर तो भरा हुआ है हवा, बड़ा डेंजर मामला हो जाएगा। और इधर हवा भरा हुआ है और खाना यहाँ अगर आ गया तो लंग्स को बहुत गुस्सा उठता है, बहुत ज़ोर से पंप करता है, और ये खाना इतना तेज़ बाहर आता है कि कई बार सीधे चले आता है। देखो सीधे चले आता है, सीधे यहाँ पे, सीधे यहाँ पे, और नाक से खाना बाहर आता है। डेंजर मामला है ये। इसलिए नेचर यहाँ पर क्या दे दिया है, एक ढक्कन दे दिया है कि भाई जब भी खाना आगे जाए ना तो ढक्कन बंद हो जाना चाहिए। और आपको ध्यान होगा यहाँ पे मैंने एक ढक्कन दिखाया था,
ये ढक्कन ऊपर बंद हो जाएगा और जब भी खाना निकलते हैं तो ये वाला ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। ये खाना, ये जो सांस वाली नली है उसमें ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है तब उसके ऊपर से खाना चले जाता है। पर खाते समय हम लोग कई बार बात करते हैं ना, तो ढक्कन बंद होने की टाइमिंग ठीक नहीं रहती है और यहाँ थोड़ा भी मसाला वगैरह गया तो बहुत जलन भी होती है भयंकर तेज। ठीक है, चलो। तो ग्रसनी में कितना दरवाजा? 2 दरवाजा, कंठ द्वार, निगल द्वार। और कंठ द्वार को इंग्लिश में ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस, और इसको गलेट कहते हैं। तो ग्लोटिस के ऊपर ये जो ढक्कन दिख रहा है, ढक्कन ढक्कन दिख रहा है जो बंद करेगा निगलते समय, इस ढक्कन का नाम होता है एपी ग्लोटिस। क्योंकि एपी का मतलब होता है ऊपर, यहाँ लिखा हुआ भी है एपी ग्लोटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, और किसके ऊपर? ग्लोटिस के ऊपर। आई बात समझ? तो यहाँ ये सब बात लिखी हुई है, पढ़ लो आप। चलो अब देखो, चेक करो जरा, यहाँ पर चेक करते चलो। ये जो हमने खाना निकला है तो ये आगे इस नली में जा रहा है, नली में, इस नली का नाम होता है ग्रास नली, इंग्लिश में कहते हैं ईसोफेगस। तो अब खाना देखो यहाँ से मुख गुहा से कहाँ गया था? ग्रसनी में, ग्रसनी में से कहाँ एंट्री मार लिया? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन सा दरवाजा? निगल द्वार। अब आएगा ग्रास नली, तो खाना जा रहा है कहाँ पर? ग्रास नली में, ईसोफेगस में। ठीक है, निगल द्वार ग्रास नली का ही द्वार है। निगल द्वार, ग्रास एक नली है, इसी का द्वार है। ग्रास नली होता हुआ खाना कहाँ चले जाएगा? अमाशय में। इसके बाद खाना कहाँ जाने वाला है? अमाशय। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। ये देखो, ये चेक कर रहे हो आप? चेक कर रहे हो आप? कहाँ गया पेन भाई? यहाँ है पेन, ये चेक करो। ये है अमाशय, सॉरी, ग्रास नली। क्या क्या है ये? ग्रास नली। ये है ग्रास नली, ग्रास नली। और इस ग्रास नली से खाना कहाँ आएगा? देखो खाना कहाँ आएगा? ये स्ट्रक्चर में आएगा, ये स्ट्रक्चर में, देख लो, ये स्ट्रक्चर में आएगा। इसी का नाम क्या है? अमाशय है। इसका नाम क्या है? अमाशय। तो ग्रास नली होता हुआ खाना कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है, ग्रास नली होता हुआ खाना कहाँ जाएगा? अमाशय में पहुँचता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ध्यान रहे, स्टार भी लिखा मैंने। ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होगा। मुख गुहा में हुआ था, लेकिन यहाँ पे खाना पचा था। कहाँ गया? यहाँ पे खाना पचा था। कौन पचाया था? टाइलिन, टाइलिन पचाया था। चलो, ग्रास नली में भोजन जिस गति से आगे जाता है उसको हम लोग कर्मा कुंचन कहते हैं। देखो ध्यान से, ग्रास नली में, ये ग्रास नली है, इस ग्रास नली में भोजन आगे जाएगा ना भाई, तो एक गति से जाएगा, उस गति का नाम होता है कर्मा कुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई डू हैव ए पिक्चर ऑफ दिस। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये खाना जो जा रहा है, ये जो खाना यहाँ पर आगे पास हो रहा है भैया मेरे, ये जो खाना आगे पास हो रहा है, ये जिस गति से जा रहा है, देख रहे हो, ऐसे दबाता है फिर आगे चले जाता है, तो इस गति का नाम है कर्मा कुंचन गति। एग्जाम में सवाल क्या आता है कि कर्मा कुंचन की गति कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? कहाँ होती है? ग्रास नली में, ग्रास नली में। ओके, चलो, कर्मा कुंचन गति क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रास नली की दीवार में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन, फैलना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, शिथिलन फैलना के कारण भोजन अमाशय की ओर जाता है। इसी गति को क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात, ये वाली बात बोलना चाहिए हमें तो। अब आओ, खाना कहाँ चले जाएगा? अब अमाशय में चले जाएगा। तो ध्यान दो जरा, यहाँ ध्यान दो, ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम, साथ में डायग्राम भी देखते चलो। खाना यहाँ से कहाँ आ चुका है? अमाशय में आ गया है, अमाशय में। अब अमाशय को 3 पार्ट में बांट के रखे हम लोग। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। लगा देता हूँ, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो ये वाला जो पहला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट? कार्डियक पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट। और ये लास्ट में जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए अमाशय का कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। और ये पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग मेन बॉडी कहते हैं, अमाशय का मेन बॉडी। समझ में आया? समझ में आया? देखें अमाशय का डायग्राम कोई लिया है मैंने क्या? यस आई डू हैव। देखो यहाँ पर ही देख सकते हो आप, है ना? तो अमाशय, ये अमाशय आ गया, खाना इधर से आया था भाई, आ जाओ, खाना इधर से आया था और खाना कि यहाँ पहुँच गया है। तो खाना देखो ध्यान से, ये वाला पहला जो पार्ट दिख रहा है उसको क्या लिखा है यहाँ पर? कार्डिया या कार्डियक पार्ट। ये फंडस, ऊपर वाला पोर्शन, फंडस, यहीं पर जो आपका पेट में गैस वगैरह हो जाता है ना, यहीं पर जमा होता है। कई बार गैस निकल के यहाँ जाता है, फिर बहुत तेज तेज जलन होती है सीने वगैरह में। ठीक है, चलो ध्यान दो। और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पर? सॉरी, ये वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट। और ये जो मेन पूरा है ये बॉडी है। खाना कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने लिखा है अमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, फंडिक भाग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान देखना जो बताने लगा हूँ मैं। अमाशय में खाना आएगा ना, अमाशय में, तो अमाशय की जो दीवार है, दीवार, अमाशय की दीवार, यहाँ पर ग्रंथि होता है, ग्रंथि, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालेगा? जूस निकालेगा, जूस, जो खाना को पचाने का काम करेगा। और इन जूस में एक अम्ल भी होता है, काफ़ी खास अम्ल है, जिसका नाम है HCl। तो बताइए अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खाने के साथ आने वाला बैक्टीरिया वगैरह सबको मार देता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। ठीक है, तो ऐसा बात लिखा हुआ है, ध्यान दो। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, इसको जठर रस कहते हैं, जठर रस, जठर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं।
जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। जठर रस में पाया जाता है HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। ये क्या लिख दिए सर आप? यहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा? अमाशय की दीवार द्वारा क्या निकाला जा रहा है? ये गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जठर रस। इसमें क्या क्या पाया जा रहा है सर? HCl और म्यूकस और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये खास नाम है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। जन मतलब पैदा करने वाला, किसको पैदा करेगा? पेप्सिन को पैदा करेगा। क्या हो जाएगा इससे सर? ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा नाम गलत लिखा हुआ है तो ये सब सही करना पड़ेगा। यहाँ पे है कार्डियक पार्ट, एक्चुअली में ये पायलोडिक पार्ट है, नहीं सॉरी ये फंडिक पार्ट है। यहाँ पर फंडिक पार्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर गलत लिखा हो तो उसको मत देखो, मत देखो। देख लिए क्या? देख लिए क्या? मत देखो, मत देखो, मत देखो। डायग्राम तो ये वाला देखो ना आप, मैंने बताया आपको। चलो HCl का काम चेक करो जरा। यह जीवाणुनाशक का काम करता है। यहाँ पर जो HCl है खाना में आने वाला बैक्टीरिया को मार देता है, तो ये जीवाणुनाशक की तरह काम करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। क्या बोलने सर ये सब बात आप? अभी मैंने आपको कहा ना, चेक करो जरा, सीखने वाला यहाँ पर, सीखने वाला, ध्यान लगाओ भाई, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। अमाशय में, अमाशय में सब जूस है, नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या क्या पाया जाता है भैया मेरे? HCl पाया जा रहा है, अच्छी बात है। साथ में म्यूकस पाया जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ में क्या पाया गया था जल्दी बताओ? निष्क्रिय पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन पाया गया था, पेप्सिनोजन पाया गया था। अब ध्यान देना एक बात, ध्यान ध्यान देना, पेप्सिनोजन का कोई काम ही नहीं होता है, हमें काम है पेप्सिन से, पेप्सिन से। पर पेप्सिन बनेगा किससे? पेप्सिनोजन से बनेगा, पेप्सिनोजन से बनेगा। तो ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन जाएगा, बनेगा तब जब ये मुलाकात करेगा HCl से। कौन? पेप्सिनोजन। नहीं समझ में आ रहा है सर? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ ध्यान दो, ध्यान लिखा हुआ ध्यान दो, ध्यान यहाँ लिखा हुआ ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हमें प्रोटीन को पचाना है। प्रोटीन पचेगा पेप्टॉन में, यानी प्रोटीन टूटेगा, ये प्रोटीन बड़ा स्ट्रक्चर है, जब टूट के छोटा हो जाएगा तो उसका नाम है पेप्टॉन। तो प्रोटीन से बनेगा पेप्टॉन, किसकी मौजूदगी में? पेप्सिन की मौजूदगी में। पर पेप्सिन है कहाँ? है कहाँ? है ही नहीं ना। है क्या? पेप्सिनोजन है। और ये पेप्सिनोजन बन जाएगा पेप्सिन, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि भैया मेरी मुलाकात तो आप कराओ दीपिका पादुकोण से, मतलब HCl से, समझ रहे हो? दीपिका पादुकोण कहाँ मिल रही है यहाँ पर? समझ में आया? यानी पेप्सिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इन टर्न्स पेप्सिन विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टॉन, यानी प्रोटीन टूट जाएगा पेप्टॉन में पेप्सिन की मौजूदगी में। अफसोस है पेप्सिन हमारे पास है ही नहीं, पर खुशी वाली बात है पेप्सिनोजन है और पेप्सिनोजन पेप्सिन बना देगा। मुलाकात होगी HCl से तब। HCl है कहाँ? अमाशय में है ना यार, अमाशय में है ना यार, HCl निकला था ना यार। ठीक है सर, सारा तो बता दिया आपने, सारा तो बता दिया कि यहाँ पर ना HCl निकलेगा, पेप्सिनोजन निकलेगा, इसका काम बता दिया। इसका भी बोल लो जरा। तो देखो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, हाथ में निकालोगे ना हाथ जला के राख कर देगा। तो ये अमाशय की दीवार को क्यों नहीं जलाता है? तो अमाशय की दीवार को बचा के रखता है ये वाला म्यूकस। किससे? HCl से, कि भाई यहाँ पर HCl है तो चलो म्यूकस सब यहाँ लाइन से लग जाओ, जलने नहीं देंगे, जलने नहीं देंगे दीवार को। समझ में आया? तो म्यूकस का काम है सुरक्षा देना अमाशय की दीवार को, किससे? HCl से। ठीक है, आगे चेक करते हैं अब हम लोग। और यहाँ चेक करो जरा, लिखा हुआ है अमाशय में वसा का भी पाचन होता है, फैट, वसा को बोलते हैं फैट। तो फैट जो है, वसा जो पच जाएगा, किस में टूटेगा? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा इतना बड़ा बड़ा होता है और ये छोटा छोटा वसा अम्ल और ये ग्लिसरॉल। तो वसा टूट जाएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, लेकिन चाहिए क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज चाहिए। और जी मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी वसा को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज। आता है एग्जाम में भाई, आने वाला इस बार। वसा को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज, वसा को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, सभी सब प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, चलो आगे चेक करो जरा। अब आते हैं आगे कहानी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में कहते हैं क्षुद्रांत्र, काफ़ी डेंजर नाम है, आप छोटी आंत कह सकते हो। चेक करो जरा यहाँ पर कहाँ पर है ये। अरे यार ये क्या हो गया? देख रहे हो? ये देखो, ये देख रहे हो, ये अंदर, ये देख रहे हो, ये अंदर, ये छोटी आंत है, कितना डेंजर है, देख रहे हो? बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है, इतनी छोटी सी जगह में इतना लपेटा हुआ है, तभी तो इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। 8 से 10 मीटर। अरे दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है अंदर स्ट्रक्चर, इसी का नाम है क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लू ग्लू दिख रहा है इधर, यहाँ पर देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? कितना मीटर? 8 से 10 मीटर, इतनी छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, बुरा हुआ स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो मैंने देखा खाना यहाँ से चला था, यहाँ पर आया था, कलर आई नीड टू चेंज,
ओके ओके ओके। यहाँ से चला था, यहाँ आया, यही खाना इधर अमाशा में घूम गया। मिल मुल के कहाँ चले जा रहा है अब? छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना का बहुत होने वाला है भयंकर पाचन, और यहीं पे खाना का हो जाएगा अवशोषण, और फिर जो खाना घटिया बच जाएगा, जो नहीं पचा, मतलब ये वाला है वेस्ट मटेरियल है, वो चले जाएगा बड़ी आंत में। कहानी खत्म होने वाली है। चेक करो जरा, चेक करो जरा, चेक करो जरा। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 6 से 7 मीटर लिखा हुआ है, कई किताब 8 से 10 मीटर भी लिखती है। ठीक है, तो देख लेना एग्जाम के हिसाब से, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। पाचन की क्रिया आहार नाल में पूरी होती है। कोई क्वेश्चन पूछेगा पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? आहार नाल में। आहार नाल के कौन सा भाग में? इलियम में। ठीक है, पाचन की क्रिया आहार नाल पूरी होती है। आहार नाल की लंबाई शाकाहारी में ज़्यादा होगा मांसाहारी से। शाकाहारी जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, उसमें आहार नाल की लंबाई थोड़ा सा लंबा हो जाता है, किससे? मांसाहारी से। रहने दो इस बात को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सुन लो तो चलो, मैं रहने देता हूँ यार, अभी यहाँ पर जगह टाइम नहीं है। छोटी आंत कितने भाग में बटा होता है? 3। क्या नाम है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम। ठीक है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर जो भैया मेरे इसमें अंडरस्टैंड आया है, ये 3 भाग में पढ़ा था। कितना भाग में? 3 भाग में। क्या नाम है? ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। बताओ बताओ बताओ, बोलो एक बार साथ में। क्या क्या नाम है? ड्यूडेनम, ग्रहणी कहते हैं हिंदी में इसको, जेजूनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। ठीक है, इलियम। और इलियम का स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ILEUM। अगर लिखेगा ILIUM तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यह इलियम एक बोन का नाम है, एक हड्डी का नाम है। मैं आपको वो हड्डी भी दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ये आ जाओ हड्डी भैया, कहाँ गया हड्डी? ये देखो, ये देखो ये। अबे रुक जा, ये देखो ये। क्या हो गया भाई? क्या हो गया देख कर? ये देखो ये देख रहे हो? हिप बोन, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी जो है, इसी का नाम है इलियम। क्या नाम है? इलियम। ये हड्डी, ये पूरा का पूरा इधर जिस पे आप लोग बैठते हो, जिस पे हम लोग बैठते हैं, इसका नाम है ILIUM। ठीक है, ILIUM नाम है इसका, इलियम नाम है। पर छोटी आंत का जो इलियम है, उसकी स्पेलिंग है ILEUM। एक बार सवाल आया हुआ है नीट का एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को नहीं पूछेगा वैसे तो। ग्रहणी पहला भाग है, और मध्य भाग जेजुनम, ठीक है, और लास्ट भाग इलियम होता है। तो इलियम जो है छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। खाना का अंतिम रूप से पाचन यही होता है, सबसे अंतिम भाग है, सबसे लंबा यही होता है। खाना का अवशोषण भी यही होता है। कुछ भी क्वेश्चन में आए इलियम लिखा हुआ रहे, तो 90% चांस है आंसर इलियम ही जाएगा। ऑप्शन नंबर C टिक करके आ जाना भाई। ठीक है, मतलब ऐसा मत कर देना, आप ध्यान से पढ़ना। आप पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यही होता है। मतलब सर, मतलब पचे हुए भोजन का अवशोषण, जो खाना पच गया है उसको शरीर में अच्छा अच्छा काम के लिए भेजेंगे ना भाई, अवशोषण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। देखो, आप घबरा मत जाना। पोषण थोड़ा बड़ा है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब छोटा है, तो सब हम कल देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, वो सब छोटा है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ निकलती है। क्या क्या? एक पित्त आता है। छोटी आंत पित्त यानी बाइल, पित्त को क्या बोलते हैं? बाइल। छोटी आंत लेकिन पित्त को निकालता नहीं है, निकालता तो लीवर है। लीवर पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, लीवर दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखो, ये कहाँ पर लीवर होता है? आ जा भाई, ये चेक करो, ये चेक करो, ये देख रहे हो? ये स्ट्रक्चर कहाँ देख पाओगे? अब नचा दिया मैंने इसको। कैसे से होता है यार? इसको चलाना तो आसान नहीं लग रहा है मेरे को। ये तो ये एप्लीकेशन जो है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई यार मैं जैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ सच में। ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला इसी का नाम लीवर है। ये वाला, ये लीवर है, ये लीवर। ठीक है, ये देखो, मैं लीवर हटा रहा हूँ, ये, और यहाँ पर हार्ट है। एक मिनट, ये हार्ट है, देखो ये हार्ट, और ये लीवर है। ये लीवर 2 पार्ट में बटा हुआ है। देखो, ये लीवर मैंने उड़ा दिया पूरा। ठीक है, तो यही क्या था? अपना लीवर था। ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हड्डी पूरा हटाता हूँ। एक मिनट बस। ये है लीवर अपना, ये लीवर। ठीक है, तो लीवर बनाता है बाइल। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जमा कहाँ रखेंगे? तो इसको जमा रखते हैं हम लोग गॉल ब्लाडर में। ये स्ट्रक्चर चेक करो जरा, ये देख लो हरा कलर का, इसी में हम लोग जमा करके रखते हैं पित्त को। जब जरूरत पड़ती है निकालते हैं। कई बार पित्त में स्टोन हो जाता है, डॉक्टर इसको काट के बाहर कर देता है। ठीक है, और एक ही पीस होता है, पर हम लोग जिंदा रहते हैं। चेक करो जरा। और यहाँ पर अग्नाशय का रस आएगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय का रस आएगा कहाँ पर? छोटी आंत में। अग्नाशय कहाँ है सर? चलो, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो ये हो गया स्टोमक, और यहाँ पर हो गया छोटी आंत ये वाला, और यहाँ पर होता है अग्नाशय, यहाँ पर यानी स्टोमक और बड़ी आंत के बीच में यहाँ पर होता है अग्नाशय। यहाँ से भी निकलता है जूस, और वो आता है सब यहाँ छोटी आंत में। ठीक है, और साथ में आंत के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना, रस निकलता है, जिसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। कहाँ है? यहाँ पर
एग्जाम में आएगा क्या? यस आएगा। सक्कस एंटेरिकस किसका नाम है? इंटेस्टाइन में निकलने वाला जूस, रस को हम लोग कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो इन सब की मदद से छोटी आंत में खाना का पाचन होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देख लो। ये आपको ग्रास नली दिख रहा होगा, आया था उधर से, ठीक है, इधर मुंह वगैरह होगा, यहाँ पर आमाशय आ गया था, आमाशय के बाद स्टार्ट होगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है वो थोड़ा फुला हुआ पोर्शन रहता है, फुला हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम, CAECUM। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे स्ट्रक्चर है, उसका नाम सीकम है। और सीकम में बहुत सारा पाया जाता है बैक्टीरिया, जो हम लोग के लिए फायदेमंद है, गुड बैक्टीरिया कहते हैं। और सीकम से एक उंगली जैसा संरचना निकलता है, देख रहे हो, जिसका नाम है अपेंडिक्स या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी हमारे शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है, तो इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं एक अवशेषी अंग है। यह एक क्या है? यह एक अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं इसको हम लोग, अवशेषी अंग। समझ आया? वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका काम तब होता था जब मनुष्य कच्चा मांस खाता था, पर क्योंकि अब हम लोग कच्चा मांस नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो जरा, ये पे चेक करो, ये देखो, ये देखो, ये छोटी आंत है, बहुत मुड़ा हुआ, और यहाँ पर ये बड़ी आंत, जहाँ पे मिला थोड़ा फुला हुआ है, और यहाँ से उंगली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी का नाम है अपेंडिक्स या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कई बार ये ना बढ़ जाता है तो बहुत भयंकर दर्द होता है भाई नीचे की तरफ, इसको हम लोग बीमारी का नाम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स, और डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है ना, 10-15 हज़ार रुपये लगता है ऑपरेशन करने का। छोटी आंत में ड्रामा के बाद हम लोग आते हैं बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है, कोलोन और मलाशय, रेक्टम बोलते हैं, कोलोन और रेक्टम। ये देखो, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत भाई, ये है बड़ी आंत, दिख रहा है, ये है आपका बड़ी आंत, ठीक है, ये है बड़ी आंत पूरा दिखा, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बड़ी आंत है। और जो भी खाना बच गया, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, इसी में जाएगा, इसी में मल जाएगा यहाँ पर। ये है पूरा कोलोन जो हम बना रहे हैं, ये पूरा कोलोन है, कोलोन। और यहाँ पर नीचे की तरफ पीछे से दिखेगा शायद, उसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, मलाशय, जहाँ पर मल जमा रहेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, देखो ये दिख रहा है, दिख गया भाई, ये वाला है रेक्टम, ठीक है, यहाँ से मल निकलता है, यहाँ पर जमा रहता है मलाशय में, और इसको बोलते हैं एनस, जहाँ से निकलता है। तो ये है आपका मलाशय, रेक्टम, और ये है एनस मल द्वार, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर होती है बात खत्म। फटाफट देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है, बड़ी आंत दो भाग में बड़ा होता है, कोलोन और मलाशय। कोलोन मैंने दिखा दिया आपको। सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोर पर नली जैसा संरचना पाई, जिसे सीकम कहते हैं। देखो ध्यान से, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, दोनों के बीच में एक जंक्शन है जिसका नाम है सीकम, और सीकम से उंगली जैसा रचना निकलती है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। वही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। और अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। और ये डायग्राम देख लो एक बार, ये है कोलोन, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन। ओके गाइज, बस खत्म होने को है, 2-3 मिनट और रुक जाओ। और जो लीवर है, लीवर ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, 1.5 किलो वजन होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्रंथि। एग्जाम में आता है कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? लीवर। कितना केजी का होता है? लगभग 1.5 केजी का होता है। और इसमें क्या निकलता है? पित्त निकलता है। और पित्त जमा किस थैली में रहती है? पित्ताशय में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर, पित्ताशय यहाँ पर जमा रहता है, ठीक है। पित्त क्या है? पित्त एक क्षारीय द्रव है, याद रखना, क्षारीय इंपॉर्टेंट है, ये क्षारीय द्रव है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। पीएच मान 7 से अधिक होगा। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो क्या ये पाचन में काम नहीं करता है? क्या करता है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पित्त का महत्वपूर्ण काम समझाएं, तो ध्यान दो। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस इस पर काम कर सके। कुछ समझ में नहीं आया होगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझाता हूँ इस बात को। यहाँ लिखा हुआ, पित्त की मदद से वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से काम कर पाए। दोनों पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, चेक करो जरा, ध्यान समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आने वाला है नहीं वैसे। देखो ध्यान से, ये इसको पहले मैं उड़ा देता हूँ यार, 1 मिनट, इसको उड़ा देता हूँ। ये लीवर यहाँ से हो जाएगा गायब, लीवर गायब, इसका काम नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ से बड़ी आंत को भी गायब कर देता हूँ। अब ध्यान देना, कहाँ दिख रहा है पेनक्रियाज? चलो मैं बना देता हूँ। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? अमाशय दिख रहा है। ये क्या है? अमाशय। अमाशय में जो खाना आया था, यहाँ पर एक एसिड मिल गया था जिसका नाम था HCl। अब वो खाना आगे चल करके कहाँ गया है? छोटी आंत में आ गया है। कहाँ गया है? छोटी आंत। तो ये छोटी आंत वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आ गया, तो खाना पहुँच गया यहाँ पर छोटी आंत में। अब छोटी आंत में खाना का पाचन होगा, पूर्ण रूप से पाचन यहीं पर होगा। तो यहाँ पर पचाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। क्या नाम है? पेनक्रियाज। अग्नाशय, अग्नाशय का एंजाइम सब वहाँ से उठ करके, अग्नाशय का एंजाइम से उठ करके यहाँ आ गया, क्या करने के लिए?
खाना को पचाने के लिए, मान लो ये खाना है, पर ये जो एंजाइम आया ना अग्नाशय से उठ करके, ये देखेगा इसको, खाना को, कि भाई खाना जो है ना, खाना में अम्लीयता है, यानी एसिड है खाना में। क्या है खाना में? अम्लीय, खाना एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि HCl से मुलाकात कर लिया था। छोटी आंत में आने से पहले HCl से यहाँ पर मुलाकात हो चुकी है ना खाने की, तो खाना कैसा हो गया है? अम्लीय हो गया है। और इसी बात को देखते हुए जो आया है एंजाइम, कहाँ से? अमाशय से, सॉरी अग्नाशय से। कहाँ पर? छोटी आंत में। क्या पचाने के लिए? खाना। वो मुंह फुला के बैठ गया कि भाई खाना को हम पचाएंगे तब, ये जो खाना आया हुआ ना, इसको हम पचाएंगे तब जब ये खाना कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। पर खाना है कैसा? अम्लीय, तो हम लोग पचाने वाले नहीं हैं। ऐसे में ये जो अपना बचा हुआ है यहाँ पर गॉल ब्लाडर, इसमें है क्या? पित्त। ये पित्त उठ कर के आता है कि भाई ठहरिए, मैं आ रहा हूँ, ये झमेला मैं ख़त्म करता हूँ। ये यहाँ से आएगा कौन? कौन क्या आएगा? यहाँ से पित्त आएगा, और पित्त आगे खाना को, जो ये अम्लीय खाना है, इसको क्षारीय बना देगा, ताकि उस पर अग्नाशय का एंजाइम काम कर पाए। देख रहे हो कितना टफ कॉन्सेप्ट है? मतलब टफ तो नहीं है, पर अब है ठीक ठाक, ये समझने वाला है। वही बात लिखा, अब लाइन पर समझ में आएगा। पित्त, पित्त देखो, पित्त यहाँ पर है, पित्त ये यहाँ पर पित्त लीवर से। अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम। काइम क्या होता है? जो खाना यहाँ पर आया है ना, उसका काइम नाम देते हैं। खाना यहाँ पर जो था उसको काइल बोलते हैं, काइल नहीं काइम, यहाँ पर खाना काइम बोलते हैं, सॉरी। अमाशय में जो खाना था उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? काइम। जब खाना आगे चले आया तो उसका नाम काइल बोलते हैं, काइल। तो जो काइम आया है वहाँ से, ये अम्लीय है, तो वही बोला है। काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय का रस उस पर क्या कर सके? काम कर सके, अग्नाशय का एंजाइम। समझ में आया? काफ़ी बढ़िया टॉपिक था भाई, समझने लायक था। ओके। और यहाँ पर लीवर दिखाने की कोशिश की गई है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। लीवर दो दो पीस लीवर नहीं होता है, एक ही पीस होता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में बटा हुआ रहता है। और यहाँ पर बीच में गॉल ब्लाडर है, जिसमें पित्त निकल निकल के जमा रहता है। और ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है अग्नाशय, पेनक्रियाज। यह एक ग्रंथि है, यह भी लीवर की तरह ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया यहाँ पे, जो अमाशय के कहाँ होगा? ठीक नीचे। ये अमाशय, इसी के जस्ट ठीक ठीक नीचे यहाँ पर होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय से निकलने वाला स्रावन अग्नाशयी रस कहलाता है। अग्नाशय से जो चीज़ निकलेगा उसको अग्नाशय का रस कहेंगे। और अग्नाशय का रस में क्या क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। ये सब एंजाइम है जो पचाने का काम करता है। ओके। अब कौन सा एंजाइम क्या पचाता है, एक बार ध्यान से देख लो। इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 1 मिनट की, उसमें समझा दूंगा, आप देख लो बस। समझ में आया तो अच्छी बात है, मैं एक बार बोल भी लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट टूटता है डाइसैकेराइड में, एमाइलेज के प्रेजेंस में। एमाइलेज कहाँ कहाँ मिलेगा? सलाइवा में और पैनक्रियाज में, दोनों जगह। और डाइसैकेराइड कौन कौन सा होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो दो अणु चिपक के रहेगा। ये सारा का सारा स्टार्च सभी है, समझ में आया? शुगर भी कह सकते हो। ये माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। एक माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसके लिए जो कैंची चाहिए, एंजाइम चाहिए, उसका नाम है माल्टेज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, और सुक्रेज का दूसरा नाम इनवर्टेज भी होता है। तो माल्टोज टूटेगा किस में? ग्लूकोज में। लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। वैसे ही फैट, ये पहले भी मैंने दिखाया था, जिसको वसा कहते हैं हिंदी में। ये लाइपेज के प्रेजेंस में इसको लाइपेज तोड़ेगा। फैट को काफ़ी महत्वपूर्ण है सारा एंजाइम। फैट को, वसा को पचाने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज। और ये किस में टूटता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 10 क्लास में इतना नहीं पूछेगा। टूटता है डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, इस नहीं पूछेगा। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, सभी सब नाम है। तो प्रोटीन किस में टूटता है? पेप्टॉन्स में, या इम्यूनो एसिड कह सकते हो। प्रोटीन पहले टूटता है पेप्टॉन्स, डाइपेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, और लास्ट में किस में टूट जाएगा? एमिनो एसिड। यानी प्रोटीन का सबसे छोटा रूप जो है, मोनोमर्स जिसको कहते हैं, उसका नाम है अमीनो एसिड। ठीक है, तो इतना टफ आप मत बनाओ, आप तो सोचो बस ये कि वसा को पचाने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और ये सारा एंजाइम देख लो एक बार, है ना। एंड वेरी लास्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आता है। इन लोग को पचाने के लिए चाहिए न्यूक्लिएज। न्यूक्लिक एसिड टूटता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेगा? न्यूक्लियोसाइड में। और लास्ट में न्यूक्लियोसाइड टूट जाएगा शुगर प्लस बेस में। ये आगे की क्लास में आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में नहीं आएगा। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिएज चाहिए, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज चाहिए, और साइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज चाहिए। जहाँ भी लास्ट में एज लगा रहता है वो जनरली एंजाइम होता है।
ओके, यहाँ पर चैप्टर आगे क्या होता है, समाप्त होता है। तो देख लेना यार, है ना। कई बार मैं बहुत रफ पढ़ा गया, तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा अगर आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और कई जगह मैं बहुत तेज़ बोल गया और कई जगह बहुत स्लो बोल गया हूँ। और आई हैव नॉट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस, बहुत कम एक्सपीरियंस है मुझे इस तरह पढ़ाने का, इतनी लंबी वीडियो बनाने का। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम, और मैं कोशिश करूँगा इसके आने वाली वीडियो जो है वो काफ़ी शानदार हो, छोटी सी होगी पर इससे छोटी होगी। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।